हाय दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू इनोवेटिव जीएस नॉलेज। आज के अपने इस वीडियो में हम देखेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। संवैधानिक विकास इसे कह सकते हैं, भारत का संवैधानिक विकास यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो स्वागत है आपका आपके अपने चैनल इनोवेटिव जीएस नॉलेज में। बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और समझने की कोशिश करते हैं कैसे कैसे चीज़ें हुई, कैसे कानून बना और कैसे डेवलपमेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का होता है, कहाँ से होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं आज का ये वीडियो। बढ़ते हैं हम सबसे पहले संविधान की परिभाषा के। हम जा रहे हैं संविधान पढ़ने, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ने। तो सबसे पहले ही बात आ जाती है भैया कि व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान क्या है, किसे कहते हैं संविधान। तो थोड़ा सा समझने और उसको हम बताने की कोशिश करते हैं कि क्या संविधान हो सकता है या किसे हम कह सकते हैं कि यही संविधान है। तो जो पहली परिभाषा आती है हमारे सामने कि यह ऐसा दस्तावेज माना जाता है जो उस देश की जनता के बिलीफ पर टिका होता है और उसकी आकांक्षाएं, यानी कि जनता का विश्वास और उसकी आकांक्षाएं जो हैं उसी चीज़ को उसमें प्रतिबिंबित किया जाता है, उसमें दर्शाया जाता है कि ये चीज़ें जनता के लिए होनी चाहिए। ठीक है, और उसके ऊपर बिलीफ होता है जनता का, यानी कि पीपल्स का, वहाँ के लोगों का। तो एक परिभाषा तो ये हो गया कि यह एक वैधानिक दस्तावेज, वैधानिक मतलब विधि वाला, एक नियम कायदे कानून वाला एक दस्तावेज है, एक जो है बुक्स है जिसमें उसका उस देश का, उस राज्य के जनता का उसमें बिलीफ है, उसकी आकांक्षाओं को उसमें बताया गया है कि ये सारी चीज़ें जनता के लिए हितकारी हैं, ये सारी चीज़ें की जानी चाहिए। और अगर अच्छे से हम समझना चाहते हैं तो नेक्स्ट परिभाषा आती है कि संविधान एक ऐसा अभिलेख होता है जो किसी देश की शासन प्रणाली के तीनों अंगों जैसे कि विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन सभी का शक्तियों और कर्तव्यों एवं उत्तरदायित्वों को सुस्पष्ट ढंग से निर्धारित करता है। ये सब चीज़ें जो है देखिए आपको मिलने वाली नहीं है। पहली बात, ढेर सारी जो है कन्फ्यूजन पैदा कर देने वाली परिभाषाएं मिलेंगी। ये हम आपको अपनी तरफ से समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये समझने का भी आप लोग प्रयास कीजिए कि आखिर में होता है क्या संविधान में। यही होता है ना जो मैं बता रहा हूँ कि वैधानिक दस्तावेज होता है, जनता का विश्वास होता है। कि आज आप लोग देख ही रहे होंगे कि जनता का विश्वास है कि नहीं है। सभी लोग कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये हमारा राइट है, ये हमारा कर्तव्य है, यही बताते हैं। तो क्या है, जनता का क्या कर रहा है, और विश्वास है उसी पे टिका हुआ है और उनकी आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित कर रहा है। दूसरी परिभाषा जो मैं बता रहा हूँ उसमें विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, यही तीन मेन पिलर्स होते हैं हमारे गवर्नमेंट के, हमारी सरकार के। ठीक है, तो इन्हीं चीज़ों का क्या बताया जाता है, उसमें शक्तियाँ बताई जाती हैं, कर्तव्य बताए जाते हैं, उत्तरदायित्व बताए जाते हैं कि भैया आपका तीनों का क्या क्या कर्तव्य है, क्या क्या शक्तियाँ, क्या क्या पावर्स हैं, क्या जो है आप उत्तरदायित्व निभा सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति, जनता के प्रति। ठीक है, उसके आगे थोड़ा सा और हम अगर समझें और डीपली में जाके समझें तो ये मिलेगा कि संविधान मतलब इसको खंड बाई खंड यानी कि तोड़ कर समझने की कोशिश करें कि संविधान को जो है समझने के लिए उनके शब्दों का अगर हम एनालिसिस करें तो भैया संविधान दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला जो है, एक मिनट भैया, संविधान मैंने कहा कि दो शब्दों से मिलकर बना है। समधन विधान अर्थात समान विधान या समान नियम कानून या किसी राज्य या संगठन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए एक दस्तावेज होता है जिससे उस राज्य का शासन प्रशासन अनुशासनात्मक ढंग से चलाया जा सके। एक संविधान हमेशा समानता, मानवाधिकार, नैतिकता का सारांश होता है और इन्हीं चीज़ों को संविधान में प्राथमिकता दी जाती है। अब देखिए इसमें सारी चीज़ें आ गई हैं, इस थोड़े से बड़े संविधान में की परिभाषा में सारी चीज़ें आ गई हैं। हमें तोड़कर भी बता दिया कि सम और विधान से मिलकर बना है संविधान। हम या कह सकते हैं या हम डिफ़ाइन कर सकते हैं कि सम का मतलब होता है समान, विधान का मतलब होता है नियम या कायदे कानून। तो यह ऐसा मतलब दस्तावेज जिसमें नियम कायदे कानून बताए गए हों उसी को हम संविधान कहते हैं। और ये कैसे होता है भैया, राज्य या संगठन को सुव्यवस्थित ढंग से चलाने के लिए होता है। अगर संविधान ना होता तो एक राज्य नहीं होता, एक देश नहीं होता है, लोग संगठित नहीं रहते। ठीक है, कोई इधर टूटता, कोई उधर टूटता। तो उम्मीद करते हैं आपको संविधान की परिभाषा समझ में आ गई होगी।
आगे चलते हैं। अब हम स्टार्ट कर देते हैं कि भारत का संवैधानिक अच्छा एक मिनट, एक और परिभाषा है संविधान की परिभाषा के अंतर्गत, एक और भी परिभाषा बची हुई है कि भैया जो है संविधान को थोड़ा सा और डिफाइन करके छोटी परिभाषा में हम कैसे बता सकते हैं। तो भैया यह वह दस्तावेज होता है जिसमें देश की जनता और सरकार द्वारा पालन किए जाने वाले नियमों और अधिनियम को निरूपित किया जाता है। तो अब आपको इस परिभाषा से पिछला वाला परिभाषा रिलेट और इंटरलिंक्ड होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि अभी आपने सीख ही लिया, उधर सारी चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत का संवैधानिक विकास यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, इसको हम दो भागों में डिवाइड करते हैं। एक आता है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत, जिसकी टाइमलाइन या टाइम पीरियड आप कह सकते हैं 1600 ईस्वी से लेकर 1853 के बीच में हम देखेंगे क्या क्या चीज़ें हुई हैं, कौन कौन से नियम कायदे कानून बनकर आते हैं। और दूसरा हम देखेंगे ब्रिटिश क्राउन या सरकार के शासन के अंतर्गत, ब्रिटिश क्राउन कहिए या सरकार के शासन के अंतर्गत, यानी कि ब्रिटिश क्राउन ऑब्लिक ब्रिटिश सरकार के शासन के अंतर्गत, जिसकी टाइमलाइन इसका टाइम पीरियड है 1858 से 1947 यानी कि 1947 तक का। तो दो खंडों में हम बांटकर इसको समझने और देखने और रिवाइज करने की दृष्टि से, उसको रख लेने की दृष्टि से समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। पहला हम देखेंगे 1600 ईस्वी का राजलेख, मतलब 1600 ईस्वी के अंतर्गत जो अभी आपने देखा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत 1600 लेकर 1853 की जो बात की गई है, उसकी पहली हेडिंग में आता है 1600 ईस्वी का राजलेख या 1600 ईस्वी का चार्टर। तो इस चार्टर के माध्यम से, इस राजलेख के माध्यम से, राजलेख मतलब राजा का लेख, राजा का जो कहते हैं ना ये राजलेख आया है, राजपत्र आया, तो वही चीज़ें हैं, राजलेख या राजलेख या राजपत्र या चार्टर, सब चीज़ें एक हैं। लेकिन जब चार्टर एक्ट लग जाएगा तो वो बनकर आने लगेगा संसद से। ठीक है, तो अभी यहाँ पे चार्टर एक्ट नहीं लगा है, बस वो चार्टर है, एक दस्तावेज है, एक पत्र है। तो 1600 ईस्वी का राजलेख जब आता है 1600 ईस्वी में, तो उसमें क्या क्या बातें कही जाती हैं, आइए इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। इस 1600 ईस्वी के राजलेख को महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा लाया गया था। कब लाया गया था? 1600 ईस्वी को लाया गया था, जिसके तहत ये बताया गया था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना होगी 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया की कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी की बात कही गई सन 1600 ईस्वी के राजलेख के थ्रू। ठीक है, तो अब आपसे अगर क्वेश्चन पूछता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी किस राजलेख के थ्रू हुई थी? तो 1600 ईस्वी के राजलेख के थ्रू हुई थी। किस महारानी के कार्यकाल में हुई थी? तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा लाया गया था उस राजलेख के थ्रू, या उनके कार्यकाल में हुआ था। ठीक है, कितनी बातें हो गई, अभी हम क्वेश्चन भी कराएंगे तो वहाँ से और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा, जहाँ पे आपको ऑप्शन भी मिलेगा। बढ़ते हैं आगे, इसमें और क्या क्या चीज़ें की गई थी, क्या क्या चीज़ें उल्लेखित थी। तो इसी 1600 ईस्वी के राजलेख में भैया ये बताया गया था, कंपनी को अधिकार मिला था, उसे अधिकृत किया गया था 15 वर्ष के लिए, और भारत प्लस पूर्वी देश, उसमें ये नहीं लिखा गया था कि भारत होगा, उसमें साफ साफ ये लिखा था कि पूर्वी देश। तो यहाँ पे मैंने पूर्वी देशों में आप देखेंगे तो भारत भी आ जाएगा, तो इसलिए आपको कन्फ्यूज़न ना हो तो मैंने भारत को भी इंक्लूड कर दिया है। तो भारत और पूर्वी देशों के लिए 15 साल के लिए ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार मिला व्यापार करने के लिए। ठीक है, उसको लाइसेंस दिया गया, 15 वर्ष के लिए लाइसेंस देकर अधिकृत किया गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने के लिए। समझ में आ गई बातें? 15 वर्ष के लिए पूर्वी देश व्यापार लाइसेंस। अब चलते हैं आगे, और क्या चीज़ें हुई इसी के अंतर्गत, इसी 1600 ईस्वी का जो राजलेख आया था इसका। अच्छा, अब ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो गई, तो अब उसका शासन प्रशासन भी कोई चीज़ें बनती हैं, जैसे कोई संगठन हो गया, कोई आयोग हो गया, कुछ भी चीज़ें हों, तो जब कुछ उसका मैनेजमेंट की बात आती है, शासन प्रशासन की बात आती है, तो उसको भी बताया जाता है, उसको भी ख्याल में रखा जाता है। तो अब इसको भी हमको ख्याल में रखना है भैया। अब इसको शासन प्रशासन कौन करेगा, देखभाल कौन करने वाला है? तो इसका शासन प्रशासन भैया करने के लिए आते हैं 24 सदस्य, एक गवर्नर और एक
उप गवर्नर। ठीक है, किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को देखने भालने के लिए, ऐसे कहिए देखने भालने के लिए, यानी कि शासन प्रशासन करने के लिए 24 सदस्य होते हैं, एक गवर्नर और एक उप गवर्नर की नियुक्ति की जाती है और इन्हीं को कहा जाता है गवर्नर और उसकी परिषद। और बाद में इसी का नाम चेंज कर दिया जाता है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर या निदेशक मंडल के नाम से जाने जाते हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी देखभाल करने के लिए, उसके शासन प्रशासन करने के लिए किन लोगों को नियुक्त किया गया था, या जिसको नियुक्त किया गया था उसे क्या कहा गया? तो भैया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कहा गया या निदेशक मंडल कहा गया, जो ब्रिटेन में बैठकर प्रशासित मतलब शासन करता था, इस पर देखभाल अपना हुकूमत करता था। समझ में आ गई बात है? तो सबसे पहले क्या कहा गया था? उसको गवर्नर और उसकी परिषद कहा गया था। क्यों? क्योंकि इसमें 24 सदस्य थे, एक गवर्नर था और एक उप गवर्नर थे। तो एक गवर्नर, एक उप गवर्नर, 24 सदस्य। तो यही जो 24 सदस्य हैं उसकी परिषद है। और इसी को बाद में नाम दे दिया गया, संज्ञा दे दी गई कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल। इसके आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि इस चीज़ से हम कौन कौन से क्वेश्चन हल कर सकते हैं इतना पढ़ने के बाद, क्योंकि 1600 ईस्वी का राजले केवल इतना ही था। अच्छा, इसमें जो पूंजी कितनी लगी थी भैया? 30,131 पाउंड की पूंजी भी लगी थी। उस समय जो है 30,131 पाउंड की पूंजी की लागत लगी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को स्थापित करने के लिए। इसके भागीदार हुआ करते थे उस समय कुल 217 लोग भागीदारी थे। ठीक है, तो आइए हम अपने क्वेश्चन पर आते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन हम इसे हल कर सकते हैं इतना पढ़ने के बाद, क्योंकि 1600 ईस्वी का राजले यहीं तक रहता है, यहीं तक बातें कही गई हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ले लीजिए आप। पहला ऑप्शन है 31 दिसंबर सन 1602, दूसरा ऑप्शन है 30 दिसंबर सन 1600 ईस्वी, तीसरा ऑप्शन है 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी को होती है। ठीक, अभी आप क्वेश्चन देखेंगे तो और अच्छे से रिवीजन भी हो जाएगा। हमने अभी पढ़ा, क्वेश्चन कर लिया, चीज़ें रिवाइज होगी और दिमाग में बैठ भी जाएंगी। चलिए चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? इस तरीके से भी पूछ सकता है या ऑब्लिक करके, इसलिए मैंने ऑब्लिक लगा दिया है। दूसरे हिसाब से कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है या दूसरे तरह से ये पूछ सकता है कि भैया ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस महारानी के कार्यकाल के दौरान हुआ था? एक मिनट, किस महारानी के कार्यकाल के दौरान हुआ था? इस तरीके से भी क्वेश्चन आपको पूछ सकता है। तो ऑप्शन ले लीजिए। पहला ऑप्शन है महारानी विक्टोरिया, दूसरा ऑप्शन है महारानी एन, तीसरा ऑप्शन ले लीजिए आप महारानी एलिजाबेथ द्वितीय, चौथा ऑप्शन है महारानी एलिजाबेथ प्रथम। तो आपको समझ में आ गया होगा तो भैया कौन और किसके द्वारा किसके शासनकाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा, महारानी एलिजाबेथ प्रथम, जो कि अभी आपने देखा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के दौरान उसे कितने वर्ष के लिए व्यापार करने के लिए अधिकार मिला था? ऑप्शन पहला है 10 वर्षों के लिए, ऑप्शन दूसरा है यानी कि बी 15 वर्ष के लिए, ऑप्शन सी 9 वर्ष के लिए, ऑप्शन डी 20 वर्षों के लिए। तो अभी मैंने बताया क्या कि 15 वर्ष के लिए उसको लाइसेंस दिया गया था व्यापार करने के लिए पूर्वी देशों के साथ। तो भैया ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसके हिसाब से। चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने भैया कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रशासन देखने के लिए गठित प्रथम परिषद को संज्ञा दी गई। तो देखिए क्वेश्चन, अब हम इसको एक अच्छा सा रूप दे दिए हैं, बना दिए हैं कि ताकि एग्ज़ाम में अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आप कर ले जाएं। ईस्ट इंडिया कंपनी की ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन प्रशासन देखने के लिए गठित प्रथम परिषद को संज्ञा दी गई। ये देखिए शब्द, यही जो शब्द इसी को आपको ध्यान देना है, गठित प्रथम परिषद को संज्ञा दी गई थी। ऑप्शन देखिए फिर बताते हैं हम आपको। ऑप्शन है पहला गवर्नर परिषद, दूसरा ऑप्शन है कंपनी शासन परिषद, तीसरा है उप गवर्नर परिषद, चौथा है गवर्नर और उसकी परिषद। तो अभी मैंने बताया तो वहाँ पर तो कंफर्म हो गया था, लेकिन यहाँ पे जब ढेर सारा ऑप्शन मिल रहा है ऐसा लगा कि सब सही है, गवर्नर परिषद, कंपनी शासन परिषद या उप गवर्नर परिषद, गवर्नर उसकी परिषद, तो लग रहा है कि सब सही है। समझ में नहीं आ रहा कन्फ्यूजन। तो ये कन्फ्यूजन होता ही होता है, सबको होता है, हमको भी होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमको नहीं होता है, क्वेश्चन हम ही बनाए तो हमको भी होता है।
तो ये एक जो है स्वाभाविक बात है कि अगर आपके सामने जो है कई फेवरेट चीज़ें रख दी जाती हैं तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर कोई शोरूम में जाता है और उसको ढेर सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, ढेर सारे सामान दिखाए जाते हैं एक ही चीज़ की, तो कंफ्यूज हो जाता है कि ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, तो कंफ्यूज हो जाता है। तो ठीक उसी तरीके से हमको कन्फ्यूज़न भी होती है एग्ज़ाम में ढेर सारे ऑप्शन को देखने के बाद। तो भैया हमको इतना रिवाइज़ कर लेना है कि कन्फ्यूज़न होना ही नहीं चाहिए। तो उसी तरीके से हम शोरूम में जब जाएँ तो हमको इतना कन्फर्म होना चाहिए कि हमारा फेवरेट कौन सी चीज़ें हैं, कौन सा सबसे अच्छी चीज़ें हैं। ठीक है, छोड़िए, आइए आते हैं अपने क्वेश्चन के टॉपिक पर। तो अभी मैंने बताया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसके शासन प्रशासन के लिए गवर्नर और उसकी एक परिषद का गठन किया गया था, जिसमें 24 सदस्य थे, एक गवर्नर, एक उप गवर्नर थे, जिसको कहा गया था गवर्नर और उसकी परिषद। सबसे पहले यही कहा गया, उसके बाद उसी का नाम बदल दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या निदेशक मंडल, वो बाद में कहा गया। तो सबसे पहले संज्ञा जो दी गई थी वो गवर्नर और उसकी परिषद के नाम से संज्ञा या उसके नाम से बुलाया गया था उसको। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और लास्ट क्वेश्चन है इस 1600 ईस्वी के राजलेख का लास्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय उसे व्यापार करने के लिए किस देश के लिए अधिकार मिला था। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है किस देश के लिए अधिकार मिला था। तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन पे जाना है। पहला है भारत, दूसरा है उत्तर पूर्वी देशों के लिए, तीसरा है पूर्वी देशों में, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो अभी मैंने बताया कोई विशेष देश नहीं था, ये कन्फ्यूजन के लिए मैंने लिख दिया है कि किस देश के लिए। तो भैया पूर्वी देशों के लिए। ठीक है, पूर्वी देशों में उसको राइट मिला था कि आप जाइए और वहाँ पर 15 साल के लिए व्यापार कर सकते हैं। ऐसा राइट, ऐसा अधिकृत किया गया था महारानी एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ तक 5 क्वेश्चन बनते हैं सन 1600 ईस्वी के राजलेख के द्वारा। इसके बाद अगला जो आता है वो 1726 का राजलेख आता है। इसमें क्या क्या चीज़ें की गई, बहुत छोटा सा है, कुछ नहीं कहा गया भैया। अभी जो सब कुछ चीज़ें कर रहे थे निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स या गवर्नर उसके परिषद बना रहे थे नियम कायदे कानून, अब वही नियम कायदे कानून यानी कि विधि बनाना कौन, मतलब किसको बनाया गया, विधि बनाने की शक्ति किसको दी गई, तो प्रेसिडेंसियों को दे दी गई। प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल उनकी परिषद को दे दी गई। तो उस समय 3 प्रेसिडेंसियाँ हुआ करती थी, कोलकाता, मुंबई और मद्रास। इन तीनों प्रेसिडेंसियों के राज्यपाल उनकी परिषद को शक्ति दी गई कि भैया आप विधि नियम कायदे कानून बना सकते हैं ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। इसके पहले कौन बनाता था भैया, निदेशक मंडल, अभी जो कि मैंने बताया निदेशक मंडल या कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, जिसे गवर्नर और उसकी परिषद की संज्ञा दी गई थी सबसे पहले। तो 1726 के राजलेख में इतनी ही बातें थी कि विधि बनाने यानी पावर बनाने मतलब लॉ बनाने की पावर किसके हाथ में आ गई, प्रेसिडेंसियों के हाथ में आ गई। किन प्रेसिडेंसियों के हाथ में आ गई, कोलकाता, मुंबई और मद्रास के हाथ में आ गई, और उनके राज्यपाल और परिषद के हाथ में। ठीक है, तो आज का टॉपिक जो है यहीं तक था। इसके आगे हम देखेंगे 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में देखेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें हुई और ढेर सारी चीज़ें होती हैं। वो थोड़ा सा लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो स्पेशल उस पर जो है 20 मिनट आधे घंटे का वीडियो बनेगा ही बनेगा, तो इसलिए उसको मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया, तो कन्फ्यूजन भी आ जाता। तो थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, धीरे धीरे सीखेंगे, और जितना सीखेंगे जितना समझेंगे उतना सॉलिड और अच्छा समझेंगे, ताकि दिमाग में चीज़ें बनी रहें। ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा और बहुत अच्छे से हम समझाने की कोशिश किए हैं। तो जैसा होगा आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वीडियो अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर किया करिए, और आप अगर नए होंगे या नए दोस्तों को शेयर किए होंगे तो उनको मैं बता दूं कि ये वीडियो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है। और अगर जो जनरली जानना चाहते हैं कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो उसको भी वो लोग भी इसको देख सकते हैं इस वीडियो को। तो बने रहिएगा इस वीडियो के साथ और कंटिन्यू रहिएगा। एक सीरीज़ चल रही है कि हमारा संविधान कैसे बना, तो हम समझने का एकदम भरसक प्रयास करेंगे और समझाने की भी प्रयास करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना। जितना हो सकेगा उतना हम समझाएंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।